वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात की थी लेसन नंबर 9 की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, जिसके अंतर्गत हमने क्या समझा था कि अपने यदि किसी भी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली को घूर्णन गति करवाते हैं तो घूर्णन गति करवाने पर उस आयताकार कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कितनी धारा उत्पन्न होती है उसको हमने समझा था। और हमने ये भी जाना था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा होती है उसके लिए जो समीकरण आती है वो साइन वेव आता है, यानी कि ई का मान ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी होता है, आई का मान आई नोट साइन ओमेगा टी होता है। और आई नोट को आप क्या कह सकते हो, ई नोट बटे में आर कह सकते हो। और ई नोट को हमने क्या कहा था, एन बी ए ओमेगा। तो ई नोट क्या होता है, ई नोट होता है अधिकतम विद्युत वाहक बल और आई नोट क्या होता है, आई नोट होता है अधिकतम विद्युत धारा। तो बच्चों इसी कड़ी में आज अपने बात करने वाले हैं भंवर धाराओं की कि ये भंवर धाराएं क्या होती हैं। यदि अपने किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक पदार्थ को गति करवाएं, मोशन में लेके आए, तो उस चालक पदार्थ में वर्ताकार लूप के रूप में वर्ताकार लूप के रूप में धाराएं उत्पन्न होती है। इस वर्ताकार लूप में उत्पन्न होने वाली धाराओं को भंवर धाराएं कहा जाता है। कैसे, जैसे कि अपने पास ये एक कोई चालक पदार्थ है और ये मान लेना कि ये बहुत बड़े चुंबकीय क्षेत्र में विद्यमान है। इस चालक पदार्थ को यदि चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाएंगे ना तो इसमें वर्ताकार लूप से इस प्रकार से धाराएं उत्पन्न होंगी। ठीक वैसे ही जैसे कि ठहरे हुए पानी में पंप में अपने पत्थर मार देते हैं तो पत्थर मारने पर चारों ओर तरंगों का निर्माण होता है। वे तरंगें यानी कि लहरें जो बनती हैं वो वर्ताकार होती है और हमें से ऐसा लगता है कि हमने जिस बिंदु पे पत्थर मारा था उसको केंद्र बिंदु मान ले तो उस केंद्र बिंदु से दूर लगातार वो तरंगें संचरित होती हुई दिखाई देती है। तो वो जो लहर या तरंग बनती है वो वर्ताकार रूप में आपको नजर आती है। ठीक ऐसा ही सिस्टम इसमें भी होता है कि जब किसी भी आप इस चालक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हो तो वर्ताकार लूप में धाराएं उत्पन्न होती हैं और इस वर्ताकार लूप में उत्पन्न होने वाली धाराओं को हम क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। तो भंवर धाराएं हमने किसे कहा है, जब किसी चालक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाई जाती है तो उस चालक पदार्थ में वर्ताकार लूप के रूप में धाराएं उत्पन्न होती है। इस धाराओं को ही हम क्या कहेंगे, भंवर धाराएं कहेंगे। अब ये जो भंवर धारा होती है वो बच्चों प्रेरित धारा होती है। कौन सी धारा होती है, प्रेरित धारा। और लेंज का नियम क्या कहता है, लेंज का नियम ये कहेगा कि जो भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो हमेशा किस कारण उत्पन्न हो रही है उस कारण का वो विरोध करेंगे, यानी कि अपनी उत्पत्ति के मूल कारणों का वो विरोध करती है। उसके कारण होता क्या है, जैसा कि यहाँ पे अब अपने बात करने वाले हैं बच्चों, एक परिभाषा देखेंगे अवमंदन की। इसकी परिभाषा देखेंगे अवमंदन क्या होता है, या इस अवमंदन को अपने कहेंगे चुंबकीय अवमंदन। चुंबकीय अवमंदन क्या होगा उसको अपने समझेंगे, चुंबकीय अवमंदन। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा है कि वर्ताकार लूप के रूप में धारा उत्पन्न हो गई, यानी कि प्रेरित धारा बन गई है। ये प्रेरित धारा है वो लेंज के नियम का पालन करेगी और लेंज के नियम के अनुसार ये किस कारण से उत्पन्न हुई है उसके कारण का विरोध करेंगे। और ये उत्पन्न किस कारण से हुई है, चालक पदार्थ ने जब चुंबकीय क्षेत्र में गति की तो उस गति के कारण ये उत्पन्न हो गई थी। तो प्रेरित धाराएं इस चालक पदार्थ की गति का विरोध करेंगी, इसकी गति को कम करने का प्रयत्न करेंगी, इस चालक पदार्थ की गति को मंदित करने का प्रयत्न करेंगी। क्यों, क्योंकि भंवर धारा उत्पन्न हो गई, प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, जो कि किसके कारण उत्पन्न हो रही थी, चालक की गति के कारण। अतः ये धाराएं हमेशा उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है। उत्पत्ति का कारण क्या है, चालक पदार्थ की गति। तो ये चालक पदार्थ की गति का विरोध करती है, उस चालक पदार्थ को मंदित करने का कार्य करती है। इस चालक पदार्थ को मंदित करना ही क्या कहलाता है, चुंबकीय अवमंदन कहलाता है। यानी कि जो भी प्रेरित धारा अर्थात जो भंवर धारा उत्पन्न होती है वो हमेशा इस चालक पदार्थ को मंदित करने का प्रयत्न करती है और इसी कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं, चुंबकीय अवमंदन बोलते हैं। अब इस भंवर धाराओं को अपने रोक कैसे सकते हैं, इसको रोकने के उपाय की अपने बात करें, रोकने के उपाय, रोकने के उपाय क्या होंगे। तो जैसा कि हमने ये कहा कि चालक पदार्थ को हमने गति करवाई है, ये चालक पदार्थ है वो जिसको हम गति करवा रहे हैं, इसके अंदर ये भंवर धारा इस प्रकार से उत्पन्न हो रही थी।
जैसा कि हम पहले से ये जानते हैं कि कोई भी विद्युत धारा है वो तब उत्पन्न होती है जब उसको एक संपूर्ण परिपथ मिल जाता है, एक पाथ मिलता है। जब उसका परिपथ कंप्लीट हो जाता है उस केस में धारा है वो पूरे परिपथ में फ्लो करती है, और जब तक परिपथ पूर्ण नहीं होता तब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, चाहे वो प्रेरित धारा हो चाहे वो कोई अन्य धारा हो। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अपने इसके अंदर छोटे छोटे खांचे बना देंगे, छोटे छोटे क्या कर देंगे, खांचे बना देंगे इस प्रकार से। ये हमने खांचे बना दिए, और खांचे बनाने का अपना मुख्य उद्देश्य यही होगा कि यहाँ पे ये जो परिपथ पूर्ण हो रहा है भंवर धाराओं के लिए वो पूर्ण ना हो पाए, यानी कि हमने इस प्रकार से इसको बीच में से काट दिया, इस प्रकार से हमने इसको बीच में से काट दिया, ये कंडीशन बन गई। ऐसा हमने कुछ सिस्टम कर दिया। तो आप क्या देखोगे कि खांचे बना देने पर, एक खांचा यहाँ पे बना, ये इस प्रकार से आपको जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है वो सारे खांचों का स्थान हो गया। खांचे भी बना देंगे, धातु को काट देंगे यहाँ से, तो उनका ये परिपथ है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, और परिपथ पूर्ण नहीं हो पाएगा तो फिर भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होंगी। अर्थात भंवर धाराओं को रोकने के लिए अपने करते क्या है, भंवर धाराओं को रोकने के लिए उस धातु में छोटे छोटे खांचे बना दिए जाते हैं, जिसके कारण भंवर धाराएं हैं वो कंप्लीट एक परिपथ पूरा प्राप्त नहीं करती है, जिसके कारण भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो ये तो बात होगी भंवर धाराओं की, चुंबकीय अवमंदन की और उसको रोकने के उपाय की। तो ये जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है क्या वो अपने लिए यूजफुल है, क्या वो अपने लिए हानिकारक है? ये जो भंवर धाराएं हैं बच्चों अपने लिए उपयोगी भी हैं और हानिकारक भी है, दोनों ही कंडीशन में ये काम आती है। प्रत्येक का अपने अपने स्थान पे इसका अलग अलग महत्व है। तो ये अपने लिए हानिकारक भी होंगी और ये अपने लिए यूजफुल भी होंगी। मैं मोटा मोटी तौर पर बता दूं कि ये हानिकारक क्यों है। इसकी सबसे बड़ी हानि होती है उष्मा हानि के रूप में। किसके रूप में होती है? उष्मा हानि के रूप में। मतलब क्या हो गया कि जब इस पदार्थ में भंवर धारा उत्पन्न होगी यानी कि प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो ये पदार्थ है वो गर्म होने लगेगा, यानी कि उष्मा ऊर्जा के रूप में उष्मीय हानि होती है, जो कि भंवर धारा के रूप में हानि कहलाएगी। जैसा कि अपने आगे चल के नेक्स्ट लिस्ट में पढ़ने वाले हैं कि जो अपने ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जो कि उष्मीय हानि द्वारा अपना नुकसान करती है, अपनी विद्युत ऊर्जा में कमी लाती है। वो खैर आगे की बात है, मैंने थोड़ा बहुत आपको एक हिंट दे दिया कि कोई भी पदार्थ में जब धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म होने लगता है और उष्मा ऊर्जा के रूप में उसकी खपत होती है, कमी आती है, यानी कि उष्मा ऊर्जा के रूप में वो हमें हानि होती है, अपने ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में कमी आती है। बाकी इसको अपने एक्सप्लेन करने वाले हैं अगले लेसन में, जो कि अपने जहाँ भी इसका यूज़ होगा। लेकिन अब अपने यहाँ पे मोटा मोटी तौर पे बच्चों क्या करेंगे, भंवर धाराओं के उपयोग की बात करेंगे कि भंवर धाराओं के उपयोग क्या है, किस प्रकार से ये अपने दैनिक जीवन में काम आती है। तो बच्चों अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा भंवर धाराओं के उपयोग। भंवर धाराओं के उपयोग। ओके, भंवर धाराओं के यूज क्या होंगे? सबसे पहला उपयोग होता है प्रेरक भट्टी में। तो प्रेरक भट्टी में इसका क्या यूज होगा उसको अपने सबसे पहले देख लेते हैं। प्रेरक भट्टी में आप यूँ समझते हो कि एक भट्टीनुमा संरचना होती है, एक बंद बॉक्स जैसी संरचना होती है। उस बंद बॉक्स में हम क्या करते हैं कि शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं, यानी कि उस प्रेरक भट्टी में हम क्या लगाएंगे, एक बंद बॉक्स है उसमें क्या आरोपित कर देंगे, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है वो आरोपित कर देंगे। अब हमें इसका मुख्य यूज होता है धातु को पिघलाने के लिए। जो अपने आयस्क होते हैं जो पृथ्वी से खदानों से निकाले जाते हैं खनन करके, उसको पिघला करके धातु बनाने में इसका यूज होता है मोस्टली। तो अपने पास जो भी आयस्क हैं उसको अपने प्रेरक भट्टी में डाल दिया और प्रेरक भट्टी में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर दिया। तो फिर उस धातु को उस अयस्क को अपने क्या करेंगे, हिलाएंगे, यानी कि उसको मूवमेंट देंगे, गति करवाएंगे। जब उस पदार्थ को गति करवाई जाएगी तो कंडीशन क्या बन जाएगी कि वो पदार्थ शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में गति करने लगेगा। अब शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई भी पदार्थ गति करता है तो हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि जब कोई भी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, और भंवर धाराएं उत्पन्न होने पर उस पदार्थ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्मा का मान कितना होगा, जितना ज़्यादा पदार्थ को गति करवाई जाएगी, जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके अकॉर्डिंग उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और तीव्रता से उसको गति करवाई जाती है तो उसमें इतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है कि वह पदार्थ गलित अवस्था में आ जाता है, द्रवित अवस्था में आ जाता है, यानी कि गलने लग जाता है। और जब वो पदार्थ गलित अवस्था में आता है यानी कि पिघलने लग जाता है या पिघल जाता है
तो फिर अयस्क से अपने धातु को पृथक अलग कर दिया जाता है, पृथक कर देंगे, और जो भी गैंग या अशुद्धि होती है उनको पृथक कर दिया जाता है। तो यहाँ प्रेरक भट्टी में किसी धातु के लिए हमने क्या किया, भट्टी के अंदर धातु को पिघलाने के लिए हमने किसका यूज किया है, प्रेरक भट्टी का, यानी कि भंवर धाराओं का उपयोग हुआ है। क्योंकि प्रेरक भट्टी में कौन था, चुंबकीय क्षेत्र था, धातु को गति करवाई, भंवर धारा उत्पन्न हो गई, और वह पदार्थ कौन सी अवस्था में आ गई, गलित यानी कि द्रवित अवस्था में आ गई। तो ये इसका पहला यूज हो गया प्रेरक भट्टी में। दूसरा यूज बच्चों क्या होता है, रेलगाड़ी के ब्रेक में। रेलगाड़ी के ब्रेक में, जो रेलगाड़ी में जो ब्रेक होते हैं वो विद्युतीय ब्रेक होते हैं। ऐसा नहीं कि अपने जो बाइक है, मोटरसाइकिल, साइकिल है, उसमें जो ब्रेक लगते हैं वैसे ब्रेक होते हैं, वैसा कुछ नहीं होता। रेलगाड़ी का जो पहिया होता है उसके चारों ओर बड़े बड़े ड्रम होते हैं, मोटे मोटे ड्रम होते हैं। जब भी रेलगाड़ी को रोकना होता है तो उस ड्रम के अंदर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर दिया जाता है। कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र नहीं, अन्यथा करंट लगेगा। फिर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर दिया जाता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही आरोपित होगा उसके पास जो भी अपने पहिया जो है रेलगाड़ी का जो घूम रहा है वो पहिया चुंबकीय क्षेत्र में गति करने लगेगा। उस पहिए में क्या होगा, भंवर धारा उत्पन्न होगी। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में पहिया है वो गति करने लगता है, तो उस गति के कारण उस पहिए में भंवर धारा उत्पन्न होती है, और वो भंवर धारा क्या करती है, उस पहिए को रोकने का प्रयत्न करती है। क्यों, क्योंकि भंवर धारा पहिए की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न हुआ है। भंवर धारा किस कारण उत्पन्न हुई है, पहिए की गति के कारण, तो वो पहिए की गति को रोकने का प्रयत्न करेगी चुंबकीय अवमंदन के गुण के कारण, जिसके कारण रेलगाड़ी में क्या लगते हैं, ब्रेक लग जाते हैं। तो यहाँ क्या होते हैं, बड़े बड़े ड्रम होते हैं, और ड्रम में अपने किसको आरोपित किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित करते हैं, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण भंवर धारा उत्पन्न होती है, और उस भंवर धारा के कारण रेलगाड़ी यानी कि जो ट्रेन है वो रुक जाती है। सिंपल सी ये व्यवस्था होती है रेलगाड़ी के ब्रेक के अंदर। अब अपने बात करें कि इसका तीसरा यूजेज क्या होगा, रुद्ध दोल धारा मापी में। रुद्ध दोल धारा मापी में, अब इसमें कैसे यूज होगा बच्चों, ये जो रुद्ध दोल धारा मापी होती है, यानी कि धारा मापी यानी कि गैल्वेनोमीटर में जब अपने करंट फ्लो करवाते हैं, तो करंट फ्लो करवाने पर हम ये जानते हैं कि धारा मापी के अंदर का जो भी आर्मेचर है वो गति करने लगता है। लेकिन जब वो आर्मेचर गति करेगा तो वो साम्य अवस्था में आने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लेता है, टाइम कंजप्शन होता है, टाइम डिले होता है। लेकिन रुद्ध दोल धारामापी में जो भी आर्मेचर है वो बैक आने में थोड़ा समय ले रहा है, परंतु होगा क्या, उसको तुरंत प्रभाव से साम्य अवस्था में कैसे लाया जाएगा, भंवर धाराओं के द्वारा। कैसे कि जब भी उस आर्मेचर के अंदर अपने करंट फ्लो किया तो तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है। जैसे ये घूमेगा, शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे विद्यमान होता है, तो फिर वहाँ पे जैसे ये आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर में भंवर धाराएं उत्पन्न होगी, क्योंकि जो आर्मेचर होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में विद्यमान होता है, और जैसे ही आर्मेचर में गति होती है तो उसके अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। और वो भंवर धारा उत्पन्न क्यों हो रही है, वो आर्मेचर में गति के कारण उत्पन्न हो रही है। तो जैसे ही अपने उस धारा को रोक देंगे, रोकते ही क्या हो जाएगा, जो भंवर धाराएं उत्पन्न हुई थी आर्मेचर की गति के कारण, वो इस आर्मेचर को वापस तुरंत प्रभाव से बैक अपनी मूल अवस्था में लाने का प्रयत्न करेंगे। तो शॉर्ट एंड स्वीट बात ये हो जाती है कि आर्मेचर में जो भी भंवर धारा उत्पन्न होती है वो वापस आर्मेचर को साम्य अवस्था में तुरंत प्रभाव से लाने का कार्य करती है। ये रुद्ध दोल धारा मापी का हो गया। चौथा अपने यूज देखें तो उष्मा पार्य के रूप में, उष्मा पार्य के रूप में इसका यूज होता है। अब उष्मा पार्य का मतलब क्या हो गया, अपने क्या होता है कि मान लो कि किसी भी भाग की, यूँ मान लो कि हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, हड्डी टूट गई है, उसके अंदर के भाग का सिकाव करने के लिए अंदर के भाग को उष्मा देने के लिए भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। कैसे कि जिस भाग की अपने हड्डी टूटी है उस भाग के ऊपर अपने क्या करेंगे, विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट देंगे, ऐसे तार जिसे अपने करंट ना लगे, उसके ऊपर पॉलिश की गई हो। ओके, तो उस हड्डी, मान लो कि यहाँ से हड्डी ब्रेक हो गई तो अपने इसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट देंगे। इन तारों में धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित करने पर इसके आंतरिक जो भाग होगा, यहाँ पर अपने अंदर जो अपनी इससे ब्लड वगैरह है वो सर्कुलेट हो रहा है, तो वहाँ अपने शरीर के अंदर बच्चों भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। और भंवर धाराएं यदि उत्पन्न होती है तो हम जानते हैं कि जहाँ भंवर धारा उत्पन्न होती है वहाँ पे गर्मी आती है, उष्मा उत्पन्न होती है। तो अपने अंदर, इस हाथ के अंदर या टूटे हुए भाग के अंदर उस भंवर धारा उत्पन्न होगी, तो वहाँ
वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसके कारण आंतरिक भाग है वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, या यूँ कह सकते हो कि आंतरिक भाग का सिकाव होने लगता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें जो तार यूज होते हैं वो विद्युत रोधी तार होते हैं, अपने घरों में यूज होने वाले नॉर्मल वायर नहीं होते, आपको करंट लग सकता है। ऐसा करने का बिल्कुल भी प्रयत्न मत करना, ये ऐसा केवल डॉक्टर्स की देखरेख में ही होता है। तो अपने यहाँ पे ऊष्मापारीय का मतलब क्या हो गया कि अपने जो अंदर का जो इंटरनल भाग है, जो फ्रैक्चर है, उसका सिकाव करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, ऊष्मापारीय में भंवर धाराओं का उपयोग करते हैं, किसके रूप में, सिकाव करने के रूप में। तो ये बच्चों इसके कुछ एक यूजेज हो गए हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा है, भंवर धाराओं के बारे में पढ़ा, चुंबकीय अवमंदन को देखा, उसकी हानि और उपयोग को भी हमने देखा। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, कर अपने बात करें एक नए टॉपिक की। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।